गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक नर्सिंग के मोस्ट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के एमसीक्यू कौन कौन से हैं और डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसका सही आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। क्या है? संकल फ्रंटानेल इज द साइन ऑफ। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। संकल फ्रंटानेल इट इज द साइन ऑफ, वो किसका साइन है? तो पहला एमसीक्यू क्या रहेगा? डिहाइड्रेशन। दूसरा कौन सा आएगा? हाइड्रोसिफिलस। तीसरा डाउन सिंड्रोम या फोर्थ वन इज द टर्नर सिंड्रोम। तो पहले तो हम सीख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द संकन फ्रंटानेल। तो देख लेते हैं कि संकल फ्रंटानेल क्या है। व्हेन द, क्या बोल रहा हूं, जब भी सॉफ्ट स्पॉट ऑन, जो भी सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबी के हेड के ऊपर यानी कि स्कल के ऊपर, बिकम्स मोर डीप। कैसा हो जाएगा? बिकम्स मोर डीप, यानी कि पूरा डिप्रेस जैसा हो जाएगा। तो उसे क्या बोल सकते हैं हम? संकल फ्रंटानेल। तो पता चला व्हाट आई मीन बाय संकल फ्रंटानेल। जब भी जो स्कल का जो सॉफ्ट स्पॉट रहता है वो क्या हो जाता है? बिकम द मोर डीप। मोर डीप का मतलब क्या रहेगा? पूरा अंदर डीप हो जाएगा यानी कि डिप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? इन्फंट डज नॉट हैव, infant does not have enough fluid, यानी कि जितना फ्लूइड चाहिए उतना फ्लूइड इन्फेंट के पास नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में संकल फ्रंटानेल देखने को मिलेगा। अगर फ्लूइड नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है उसे? डिहाइड्रेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा स्टूडेंट? डिहाइड्रेशन। पता चला कौन सा आएगा? डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। के संकल फ्रंटानेल किस में देखने को मिलेगा? इट इज द साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन। व्हाट यू मीन बाय द स्कल? संकल फ्रंटानेल सॉफ्ट स्पॉट होता है जो स्कल का, वो कैसा हो जाएगा? बिकम द मोर डीप। और इन्फेंट डज नॉट हैव द इनफ फ्लूइड, उसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हाइड्रोसिफिलस। एमसीक्यू लिख लेते हैं साथ साथ में तो पता चलेगा। हाइड्रोसिफिलस का मीनिंग क्या है पता है आपको स्टूडेंट? हाइड्रोसिफिलस का मीनिंग क्या रहेगा? एनलार्जमेंट ऑफ द हेड। क्या रहेगा? एनलार्जमेंट ऑफ हेड। हेड का एनलार्जमेंट होता है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ का क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या हो देखने को मिलेगा? हाइड्रोसिफिलस देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज द डाउन सिंड्रोम। व्हाट यू मीन बाय द डाउन सिंड्रोम? पर्सन हैव द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। क्या देखने को मिलेगा? अगर किसी पर्सन को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? डाउन सिंड्रोम। लास्ट वन कौन सा आएगा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? फीमेल में देखने को मिलेगा। और टर्नर सिंड्रोम क्या है? याद रखना, वन ऑफ द क्रोमोसोम इज द मिसिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, वन ऑफ द क्रोमोसोम इज, क्या हो जाएगा? मिसिंग। क्या रहेगा? मिसिंग। तो पता चला मैंने चार कंडीशन पढ़ा ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। संकल फ्रंटानेल साइन किसका है? तो डिहाइड्रेशन का है। हाइड्रोसिफिलस का मीनिंग क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द हेड। डाउन सिंड्रोम का मीनिंग क्या? अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है पर्सन के पास उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम, वो फीमेल में ही देखने को मिलेगा और उसमें क्या होता है? कोई भी वन क्रोमोसोम क्या रहता है? एक मिसिंग रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या रहेगा? डिहाइड्रेशन। चलिए अब दूसरा एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। दूसरा एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। अपार्ट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होगा? अपार्ट सिंड्रोम मीनिंग क्या है? तो अगर ये पहले पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना, अपार्ट सिंड्रोम है क्या? व्हाट डू मीन बाय द अपार्ट सिंड्रोम? आपको पता है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले तो उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द अपार्ट सिंड्रोम। व्हेन द, व्हेन द suture in the baby skull, suture in the baby's skull close too soon, close too soon during the fetal development,
ड्यूरिंग द fetal डेवलपमेंट। उसके वजह से क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फिजिकल एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन में पता चला व्हेन द, मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन द स्यूचर इन द बेबी स्कल, जो स्कल के अंदर जो स्यूचर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज टू सुन, यानी कि जल्दी क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द फिटल डेवलपमेंट। फिटल डेवलपमेंट हो रहा है तभी जो स्कल के स्यूचर होते हैं वो क्या होता है? जल्दी से क्लोज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। और उसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, क्रेनियोसाइनोटिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्या बोलते हैं? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोला जाता है। अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल स्यूचर। कौन सा स्यूचर आएगा? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द सब स्यूचर, लेकिन मोस्टली कॉमन कौन सा आएगा? कोरोनल स्यूचर। तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल स्यूचर विद द सिंडेक्टेली इज द नोन एज द एपार्ट सिंड्रोम। तो पता चला एपार्ट सिंड्रोम का मीनिंग क्या है? व्हेन द स्यूचर, जो भी स्कल बोन के स्यूचर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज अर्लियर। दैट्स व्हाई फिटल डेवलपमेंट के दरमियान ये सारी प्रोसेस होती है। दैट्स व्हाई फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। और उसे क्या बोला जाता है? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोला जाता है। और फ्यूचर में कौन से फ्यूचर मैन आते हैं? तो कौन से आते हैं स्टूडेंट? कोरोनल फ्यूचर। तो विच इज द करेक्ट आंसर? प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। पहला ही आंसर दिखा रहा है ना, प्री मैच्योर क्या आएगा? क्लोजर ऑफ द कौन सा आएगा? कोरोनल फ्यूचर। इट इज द करेक्ट आंसर। तो पहले अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता तो आपको आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट। तो पहला देख लीजिए क्या आएगा? प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल फ्यूचर। मैंने अभी बताया जो भी स्कल बोन के जो फ्यूचर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? समय से पहले क्लोज हो जाते हैं, क्लोज टू। सो नेक्स्ट, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फ्यूचर। मैंने एंटीरियर फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। कौन से फ्यूचर के बारे में? ओनली कोरोनल। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर भी नहीं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। अब न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का मीनिंग क्या? ट्यूमर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्यूमर। और ट्यूमर कहां पर देखने को मिलेगा? नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। सॉरी। तो आपको पता चला व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल फ्यूचर। दो एमसीक्यू मैंने पढ़ा लिया। आई थिंक मजा आया होगा आपको, समझ में आ गया होगा और नई चीजें भी समझ में आएगी। संकल्प फ्रंटनल किस में देखने को मिलेगा? सॉरी, संकल्प फ्रंटनल इज अ साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन। दूसरा मैंने पढ़ा लिया एपार्ट सिंड्रोम। प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाएगी कोई फ्यूचर बोन। चलिए फिर आगे। अब चलिए तीसरा एमसीक्यू आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन को आप पढ़ने से ही आपको आंसर आ जाएगा। क्या है? लो सेट। कौन सा रहेगा? लो सेट ईयर। कौन सा रहेगा स्टूडेंट? लो सेट ईयर आर सीन इन। पहला आएगा डाउन सिंड्रोम, मेरास्मस, क्वाशकर, रीनल डिसऑर्डर। पहले एमसीक्यू समझ लेते हैं। ये देखो, मेरास्मस और क्वाशकर ये दोनों किसके डिसऑर्डर है? आप सबको पता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। रीनल डिसऑर्डर में ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं कि रीनल डिसऑर्डर की वजह से ये लो सेट ईयर देखने को मिले। तो सही आंसर कौन सा आएगा? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आएगा स्टूडेंट? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने अभी भी पहले एमसीक्यू सॉल्व किया था, तभी मैंने पढ़ाया था डाउन सिंड्रोम। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम का मीनिंग क्या रहेगा? पीपल हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। क्या रहता है? पीपल हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है। कौन सा रहेगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा। नेक्स्ट, कितने रहेंगे? 47 रहेंगे। कितने रहेंगे? 47। नॉर्मली कितने होते हैं स्टूडेंट? 46 होते हैं, लेकिन इस पेशेंट में कितने रहेंगे? 47 रहेंगे। उसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन एंड, किसमें? ब्रेन एंड बॉडी। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रेन और बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ब्रेन और बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे? स्मॉल आइज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? स्मॉल आइज देखने को मिलेगी। फ्लैट नोज देखने को मिलेगा।
और शॉर्ट नेक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट नेक देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैंने जो बताया था वो हमारा एमसीक्यू रहेगा, लो सेट ईयर देखने को मिलेगी। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द डाउन सिंड्रोम। अगर पीपल को एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, कितने होने चाहिए नॉर्मल? 46, लेकिन कितने होगी इसमें? 47, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के ब्रेन और किसमें बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगा। कौन कौन से चेंजेस? स्मॉल आइज देखने को मिलेगी, फ्लैट नोज देखने को मिलेगा, शॉर्ट नेक देखने को मिलेगा और द लो सेट ईयर भी देखने को मिल सकता है। So this is the perfect answer. Low set ear are seen into the which condition student? Down syndrome is the correct answer. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी है, उसमें हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे भी नहीं क्योंकि आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी इन द न्यूबॉर्न। अब आरबीसी का मीनिंग तो पता होना चाहिए आपको, इतना सारा नर्सिंग का स्टडी किया है और फिर आरबीसी नहीं पता तो अच्छी बात नहीं है। आरबीसी तो पता ही होना ही चाहिए। रेड ब्लड सेल, उसका लाइफ स्पान एडल्ट के अंदर कितना होता है? पहले एडल्ट की बात कर लेते हैं। 120 डेज। कितने होते हैं? 120 डेज। उसके बाद उसका क्या बनता है? एक विश प्रोडक्ट बनता है जिससे क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। आपको पता होना चाहिए ये सब बात। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है स्टूडेंट? 120 डेज। वो किसकी बात कर रहा हूं मैं? एडल्ट की। अगर 120 डे के बाद 120 डेज के बाद उसके डेथ होने की वजह से क्या बन जाता है उसकी वेस्ट प्रोडक्ट? बिलिरुबिन बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट? बिलिरुबिन बन जाता है। अब यही बात हम किसके बात करेंगे? न्यूबॉर्न में। अगर न्यूबॉर्न की बात करें आरबीसी इन न्यूबॉर्न कितना रहता है आप सबको पता होना चाहिए। लाइफ स्पान 80 टू 90 डेज। कितना रहेगा? 80 टू 90 डेज रहेगा। 30-50 इट्स नॉट पॉसिबल। 120 डेज से पॉसिबल है किसके लिए? एडल्ट के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? एडल्ट के लिए। 35-42 ऐसा कोई आंसर आता ही नहीं है, 35-50 भी नहीं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? 80 to 90 days is the correct answer for the lifespan of the RBC into the only new one. तो एडल्ट में भी मैंने पढ़ा लिया। एडल्ट में कितने रहते हैं? 120 डेज। आफ्टर 120 डेज क्या होता है? उसका क्या हो जाता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? बिलिरुबिन बोलते हैं। और आरबीसी का न्यूबॉर्न के अंदर लाइफ स्पान कितना रहता है? 80 से लेके कितना रहता है? 90 डेज तक रहता है। तो पता चला, आई होप पता चला होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट वन इज द पांचवा एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। कौन सा है? पढ़ लेते हैं। पहला आएगा फेलियर टू पास। क्या बोलता है उसमें? फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ मे बी इंडिकेट। पहले तो मेकोनियम का मीनिंग हमें समझना चाहिए। मेकोनियम आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। व्हाट यू मीन बाय द मेकोनियम? मेकोनियम पता है? इट इज द फर्स्ट टूल। क्या होता है? इट इज द फर्स्ट टूल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो भी न्यू बॉर्न बेबी का फर्स्ट टूल है उसे क्या बोलते हैं हम? मेकोनियम बोलते हैं। वो विद इन 24 आवर्स में क्या होना चाहिए? पास आउट होना चाहिए। लेकिन अगर फेल हो रहा है तो ऐसी कंडीशन किसे बोलते हैं? तो पहले तो हम सभी कंडीशन समझ लेते हैं। पहला कौन सा आएगा? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट दो ही आती है। कौन सी आती है आपको पता है? ऑम्फेलोसिल और दूसरी क्या आएगी? गैस्ट्रोसियासिस। कौन सी आएगी? ऑम्फेलोसिल और दूसरी क्या आएगी? गैस्ट्रोसियासिस। हम जब भी जीआई के डिसऑर्डर के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे तब पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या आएगा? इंटोससेप्शन। इंटोससेप्शन का मीनिंग क्या रहेगा? टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्या देखने को मिलेगा? टेलीस्कोपिक ऑफ द इंटेस्टाइन। जो भी इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा? टेलीस्कोपिक जैसा रहेगा। नेक्स्ट वन इज द हीट-स्प्रंग डिसीज। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चा विद इन 24 आवर्स में मेकोनियम पास नहीं करता उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हीट-स्प्रंग डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखना। लास्ट वन इज द सिलियाक डिसीज। सिलियाक डिसीज एक इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। उसमें क्या रहता है? इम्यून का रिएक्शन आता है। इम्यून सिस्टम क्या करेगी? रिएक्शन करेंगे। इम्यून सिस्टम हमें रिएक्शन करेगी। किसके सामने रिएक्शन करेंगे? ग्लूटिन नाम के प्रोटीन से। कौन से नाम के प्रोटीन में?
ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन आता है, अगर वो हमारे डाइट में रहेगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सीलियाक डिसीज देखने को मिलेगा। तो सीलियाक डिसीज का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द 24 आवर आफ्टर द बर्थ मे बी इंडिकेट इज द करेक्ट आंसर इज द हिट्सबर्ग डिसीज। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया, क्या था, गैस्ट्रोसियासिस एंड द ओम्फिलोसिल। इनटू ससेप्शन का मीनिंग क्या रहेगा, टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल। हिट स्क्रब मैंने पढ़ा लिया ऑलरेडी, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स एंड द सीलियाक डिसीज मैंने अभी पढ़ाया, इम्यून रिएक्शन देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, अगर ग्लूटीन प्रोटीन हमारे डाइट में रहता है तो इसकी वजह से, वरना नहीं। चलिए फिर आगे, अब नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 6 नंबर एमसीक्यू, RH नेगेटिव मदर डिलीवर ए न्यूबॉर्न बेबी। समझना, पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं ना, बाद में हम आंसर के डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये माइंड में फिट कीजिए, कौन सी मदर है, RH नेगेटिव मदर डिलीवर ए न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज द मोर लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर द बेबी। ये क्वेश्चन भूल मत करना, किसके लिए बोला है, बेबी के लिए, किसके लिए, बेबी के लिए। डायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ब्लड कल्चर एंड प्लेटलेट काउंट। पहले माइंड में ये फिक्स कीजिए, ब्लड कल्चर और प्लेटलेट काउंट मैं नहीं समझता ये दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास दो बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट कुम्स और दूसरा कौन सा बच्चा है, इनडायरेक्ट। कौन सा रहेगा, डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट। तो अब दोनों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कुम्स टेस्ट के बारे में सीख लेते हैं। कौन सा टेस्ट आएगा सर स्टूडेंट, कुम्स टेस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। इट डिटरमाइन द इफ RH एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, किसके लिए करते हैं, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए RH एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, कोम टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, कोम टेस्ट। अब वन बाय वन सीख लेते हैं। तो पहला सीख लेते हैं इनडायरेक्ट, कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। इट इज द डन फॉर द मदर, किसके लिए करेंगे हम, मदर के लिए करेंगे। एंड डायरेक्ट रहता है, वो किसके लिए करेंगे, आपको पता चल गया होगा। इट इज द डन फॉर द, किसके लिए करेंगे, बेबी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, बेबी के लिए। तो विच इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट कुंभ। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, मैंने पहले बताया, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, किसके लिए बोला है, बेबी के लिए। तो मैंने अभी बोला है डायरेक्ट, तो किसके लिए आएगा, बेबी के लिए। तो पता चला कुम्स टेस्ट करते क्यों लिए, किसके लिए करते हैं। तो डिटरमाइन द इफ द RH एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, कुम्स टेस्ट से। लेकिन कुम्स टेस्ट के दो टाइप्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट भी आ सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट भी आ सकता है। अब इनडायरेक्ट की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस में करते हैं, मदर में करते हैं। अगर डायरेक्ट कुम टेस्ट की बात करूं तो वो किस में करते हैं, बेबी में करेंगे। किस में करेंगे स्टूडेंट, बेबीज में करेंगे। चलिए अब समझ लिया, तो अब हम पूरा ही डिटेल पढ़ लेते हैं। कुम टेस्ट, डायरेक्ट कुम टेस्ट का मीनिंग क्या, और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, दोनों का मीनिंग क्या। मैं स्लाइड एक चेंज कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट में इसका थोड़ा सा कट कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में इजी रहे। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चला कि आपका कुछ डाउट तो नहीं ना। चलिए फिर, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुम टेस्ट के बारे में सीख लेते हैं। पहले तो हम डायरेक्ट कुम टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट कुम टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट कुम टेस्ट, मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, अब समझ लेना। डायरेक्ट कुम टेस्ट किसके लिए होता है, इट इज द यूज टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी, किसके लिए होता है, डिटेक्ट द एंटीबॉडी that are stuck to the surface of the RBC, that are कहां पर रहती है, स्टक यानी कि चिपक के रहती है, कहां पर, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या करते हैं, डिटेक्ट द एंटीबॉडी, ऐसे एंटीबॉडी जो कहां पर स्टक रहती है, आरबीसी के सरफेस पर स्टक रहती है। दिस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। समटाइम क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। क्या डिस्ट्रॉय कर देती है,
रेड ब्लड सेल को और कोजेस क्या करेगी, एनीमिया। तो पता चला, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट कुम टेस्ट की मैं पहले बात कर रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या, यूज क्या, वो क्या करता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा जो कहाँ पे है, आरबीसी के सरफेस पर स्टक रहती है। तो उसका काम क्या होगा, दिस एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज रही है जो आरबीसी के सरफेस पर रहेगी, आरएच एंटीबॉडी, वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय द आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को। अगर नॉर्मल रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, नॉर्मल रिजल्ट है, यानी कि देयर वाज नो क्लम्पिंग ऑफ द सेल, किसी जात का क्लम्पिंग नहीं देखने को मिलता है, देन उसका मीनिंग क्या, नो एंटीबॉडीज, किसी की प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पर। पता चला स्टूडेंट। तो दिस इज द कौन सा टेस्ट आएगा, डायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट कुम टेस्ट, व्हाट यू मीन बाय द डायरेक्ट कुम टेस्ट, पता चला, वो डिटेक्ट करेगा आरएच एंटीबॉडी कहां पर, दैट आर द स्टक इनटू द आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर है या नहीं। अगर ऐसे एंटीबॉडी पाई जाती है तो वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय द आरबीसी, दैट्स कोज द लीडिंग द एनीमिया, उसकी वजह से एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। अगर नॉर्मल रिजल्ट है, उसका मीनिंग क्या, नो क्लम्पिंग देखने को मिलेगा। क्लम्पिंग का मीनिंग क्या रहेगा, कोई भी जात का जो एंटीबॉडी आरबीसी के सरफेस पर नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा कि इट्स द नॉर्मल। अगर कोई देखने को मिलेगा तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, एबनॉर्मल आ सकता है। तो पता चला नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग क्या, कोई भी जात का एंटीबॉडी क्लम्पिंग नहीं है ऑन टू द आरबीसी सरफेस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द 7 एमसीक्यू आपके सामने रखा है। आइडेंटिफाई द फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड इनटू द चाइल्ड विद द सीलियाक डिसीज। आई थिंक मैंने अभी भी सीलियाक डिसीज पढ़ाया है, आपको याद हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई द फूड आइटम टू बी अवॉइड इनटू द चाइल्ड विद द सीलियाक डिसीज। व्हीट आएगा, ड्राई आएगा, ओट्स आएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए पहले से सीलियाक डिसीज फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। इट इज द इम्यूनो रिएक्शन डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है, इम्यूनो रिएक्शन डिसऑर्डर। कौन सा स्टूडेंट, इम्यूनो रिएक्शन। किसकी वजह से, अगर आप ईटिंग द ग्लूटीन, अगर हमारे खाने में ग्लूटीन प्रोटीन रहता है तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगी, उस पर अटैक कर देगी, रिएक्शन देगी। और ऐसा प्रोटीन, जो ग्लूटीन प्रोटीन है, हमारे कौन से डाइट में प्रेजेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा आएगा, व्हीट, दूसरा आएगा राई, एंड द लास्ट वन इज द ओट्स। तो ये तीनों में क्या रहता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन। तो पहले तो पता चला सीलियाक डिसीज क्या है, इट इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उसमें क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनो रिएक्शन देखने को मिलेगा। जब भी हम क्या खाएंगे, ईटिंग द ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन खाएंगे तो उसकी वजह से इम्यूनो रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे कि आप जितना चाहे उतना जो भी ग्लूटीन प्रोटीन है उसको अवॉइड कीजिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम ग्लूटीन प्रोटीन देते हैं, यानी कि डाइट में ग्लूटीन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनो रिएक्शन। दैट्स व्हाई एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर हमें व्हीट, आई और ओट्स, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लूटीन प्रोटीन है, तो वो तीनों को हमें खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो विच इज द करेक्ट आंसर, इस ऑप्शन में हमें तीनों दिए गए हैं, व्हीट भी दिया हुआ है, आई भी दिया गया है, सॉरी राई भी दिया गया है, और ओट्स भी दिया गया है। तो इस विच इज द करेक्ट आंसर, तीनों तीनों कौन से आएंगे करेक्ट आंसर, यानी कि विच इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। पता चला। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हैप्पी पपेट सिंड्रोम, बहुत अच्छा नाम है, हैप्पी नाम सुन के ही आपको मजा आ गया होगा। हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग क्या, बहुत ज्यादा खुश रहता है ना वो। हैप्पी पपेट सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, एंजलमैन सिंड्रोम, प्रेडर विली, डाउन सिंड्रोम तो नहीं आएगा, मैंने अभी भी बता लिया था। तो डाउन सिंड्रोम को आप कट ही कर दीजिए कि डाउन सिंड्रोम तो सर आ ही नहीं सकता। प्रेडर विली आ सकता है, क्राइडू चैट सिंड्रोम आ सकता है, एंजलमैन सिंड्रोम आ सकता है। आपको पता है, अगर पता है तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए हैप्पी पपेट सिंड्रोम, व्हाट यू मीन बाय द हैप्पी पपेट सिंड्रोम, तो पहले तो नाम से ही थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हैप्पी पपेट सिंड्रोम है क्या, अनयूजुअल गेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अनयूजुअल गेट देखने को। गेट का मीनिंग क्या, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट रहेगी, चलने की, दौड़ने की, वो कैसी रहेगी, अनयूजुअल रहेगी। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट डिले होता है। क्या देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट डिले होता है।
डेवलपमेंट डिले होता है और स्पीच का एम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। क्या होता है? डेवलपमेंट डिले होता है और स्पीच का क्या देखने को मिलेगा? एम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? स्पीच का एम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, उसके उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है? फ्रीक्वेंटली स्माइलिंग करेगा। ध्यान से समझ लिए, इसीलिए तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी पपेट। यानी कि फ्रीक्वेंटली क्या करता रहेगा बच्चा? स्माइलिंग, हंसता ही रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी पपेट सिंड्रोम बोलते हैं। और उसको पपेट क्यों बोला जा रहा? क्योंकि उसका गेट जो किसकी तरह होता है? पपेट के मार्फत करता है। जैसे पपेट कैसे चलती है, दौड़ती है, तो उसकी वजह से उसका नाम क्या रखा? पपेट सिंड्रोम रखा गया है। और उसका व्हाट इज द अनदर नेम, तो मैंने बोलता हूँ, कौन सा आएगा? एंजलमैन सिंड्रोम। कौन सा आएगा? एंजलमैन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? पहला ऑप्शन, इट्स करेक्ट आंसर। एंजलमैन सिंड्रोम इज नॉन एज द हैप्पी पपेट सिंड्रोम। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी पपेट सिंड्रोम फिर से अनयूजुअल गेट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सीवियरली क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट डिले होगा और स्पीच का इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। उसकी वजह से बच्चा क्या करता है? फ्रीक्वेंटली स्माइलिंग करेगा और लाफिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा गेट देखने को मिलेगा? पपेट लाइक गेट देखने को मिलेगा। और व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पपेट सिंड्रोम? इट इज द अनदर नेम इज द एंजलमैन। नेक्स्ट एक बात बता लेता हूँ, प्रेडर-विली। अब प्रेडर-विली क्या है पता है आपको? प्रेडर-विली का मीनिंग क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। किसकी वजह से होता है? फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है। क्या रहता है? फिजिकल भी आ सकता है, मेंटल भी आ सकता है, और फिर कौन सा आएगा? बिहेवियर प्रॉब्लम। ये तीनों चीज के लिए क्या, कौन सा डिसीज देखने को मिलेगा? प्रेडर-विली। उसमें क्या देखने को मिलेगा? कांस्टेंट सेंस ऑफ द हंगर। याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कांस्टेंट क्या देखने को मिलेगा? हंगर देखने को मिलेगा। हंगर का मीनिंग तो पता है ना? प्रेडर-विली में क्या देखने को मिलेगा? कांस्टेंट सेंस ऑफ द हंगर, यानी कि ईटिंग। वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा? खाता रहेगा। क्या करता रहेगा? खाता रहेगा। ऑलवेज जब भी कभी बोलो तो वो क्या करेगा? चलो खाना लाओ, मुझे तो खाना है, मुझे तो भूख लगी है। तो वो किस में देखने को मिला? प्रेडर-विली। तो फिर से एंजलमैन सिंड्रोम में क्या रहता है? बच्चा फ्रीक्वेंटली स्माइलिंग करता रहता है। प्रेडर-विली में क्या करता है बच्चा? फ्रीक्वेंटली क्या करेगा? हंगर, यानी कि बार बार में कांस्टेंट कांस्टेंट क्या बोलेगा? ईटिंग, यानी कि खाने के बारे में बातचीत करता रहेगा। लास्ट वन इज द क्राइडू-चैट सिंड्रोम। अब क्राइडू-चैट सिंड्रोम नाम से ही पता चलता है, क्राई यानी कि रोना, क्राइडू-चैट सिंड्रोम यानी कि कैट की तरह रोने का। किसकी तरह की रोने का? यहाँ पर नीचे लिख देता हूं मैं, कैट लाइक। किसके लाइक? कैट लाइक। मिसिंग ए पीस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द 5। याद रखना, कौन सा क्रोमोसोम नंबर मिस होगा? 5 नंबर का क्रोमोसोम रहेगा, उसमें क्या रहेगा? मिसिंग रहेगा, यानी कि होगा ही नहीं। 5 नंबर का क्रोमोसोम अगर मिसिंग है तो उसे कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं बच्चों? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। कौन सा स्टूडेंट? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। नेक्स्ट, उसका नाम क्यों ऐसा रखा? तो एक बार मैं समझा लेता हूँ। क्योंकि जब भी बच्चा रोता है तो उसका जो साउंड है ना, लाइक कैट की तरह आता है। मैंने अभी बोल दिया, तो साउंड कैसा आएगा? कैट की तरह। और कैसा आएगा? हाई पिच आएगा। कैसा आएगा साउंड? हाई पिच। तो उसकी वजह से उसका नाम क्या रखा? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम तो मैंने ऑलरेडी 2 एमसीक्यू में मैंने सिखाया हुआ है, तो मैं ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। तो पता चल गया, हैप्पी पपेट सिंड्रोम अनयूजुअल गेट देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट डिले होगा, स्पीच इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, और गेट कैसा देखने को मिलेगा? पपेट लाइक देखने को मिलेगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द हैप्पी पपेट सिंड्रोम? एंजलमैन सिंड्रोम बोला जा सकता है उसे। नेक्स्ट, प्रेडर-विली में क्या करता है? और एंजलमैन सिंड्रोम में फ्रीक्वेंटली क्या करेगा बच्चा? स्माइलिंग देगा। और प्रेडर-विली में बच्चा क्या करेगा? कांस्टेंट ईटिंग करेगा। उसमें 3 प्रकार के बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर। ये तीनों चीजों में क्या होगा? डिफरेंस, यानी कि प्रॉब्लम आएगा। किस चीजों में प्रॉब्लम आएगा? फिजिकल, मेंटल और द बिहेवियर में प्रॉब्लम। और उसमें कांस्टेंट बच्चा क्या करेगा? ईटिंग करेगा, यानी कि कांस्टेंट सेंस ऑफ द हंगर। लास्ट वन हमने क्या देख लिया? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। अब क्राइडू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है? बच्चा रोएगा, लेकिन कैसे रोएगा? कैट के तरह रोएगा। तो उसके वजह से उसका नाम क्या रखा? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। उसमें क्या रहता है? इट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। वो कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड द मिसिंग ए पीस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द 5। क्रोमोसोम नंबर कौन सा मिस होगा? 5 नंबर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द गोल ऑफ द फोटोथेरापी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, बहुत मजा भी आता है।
ये क्वेश्चन पढ़ने में फोटोथेरापी, अब सबको पता होना चाहिए फोटोथेरापी किसके लिए देते हैं। तो गोल ऑफ द फोटोथेरापी इज अ न्यू बॉर्न इज टू प्रमोट द रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी, प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो चारों में से कौन सा आंसर रहेगा? तो पहले तो समझ लीजिए फोटोथेरापी किस में देते हैं, किस में देते हैं स्टूडेंट? जॉन्डिस। किस में देते हैं? जॉन्डिस वाले पेशेंट में। क्यों देते हैं? बिलिरुबिन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए फोटोथेरेपी में हम क्या यूज करेंगे? लाइट यूज करेंगे। कौन सी? फ्लोरोसेंट लाइट यूज करेंगे। कौन सी? फ्लोरोसेंट लाइट यूज करेंगे। तो समझ लीजिए जॉन्डिस में हम ट्रीटमेंट करेंगे, बिलिरुबिन बढ़ गया उसके लिए, अगर बिलिरुबिन कम करना है तो डिक्रीज द सीरम। कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कौन सा आएगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? मैंने आंसर बता दिया। बिलिरुबिन बढ़ गया है, बिलिरुबिन कम करना है, कौन सा? डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो इट इज द मेन गोल ऑफ द फोटोथेरापी। फोटोथेरापी का गोल क्या रहेगा? फोटोथेरेपी मेनली देते क्यों है? बच्चे में अगर जॉन्डिस हो गया है तो उसकी वजह से। अगर आपको जॉन्डिस के बारे में पता नहीं है तो प्लीज मेरा लेक्चर दिया हुआ है मेरे चैनल पे, जाके एक बार जरूर देख लीजिए। प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी, वो तो आ ही नहीं सकता। हाइपोथर्मिया के लिए तो हम इंक्यूबेटर यूज करेंगे। डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड, नहीं कॉन्जुगेटेड नहीं, हम क्या करेंगे? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल को क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। तो पता चला जॉन्डिस की वजह से जो बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया था उसको हम कम करने के लिए हम क्या देंगे? फोटोथेरापी। तो आवर गोल ऑफ द फोटोथेरापी इज द न्यूमोन इज द डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए आज का हमारा लास्ट एक एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। ये भी जॉन्डिस के रिलेटेड ही है। तो मैंने जॉन्डिस का पढ़ाया था तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसमें ले ही लेता हूँ। कौन सा आएगा कंडीशन? कर्निक्टर्स। कर्निक्टर्स में बी अकर ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस, इट इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द। चलिए उसमें दिखाई दे रहा है कि कर्निक्टर्स है क्या? तो इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस। किसकी कॉम्प्लिकेशन है? जॉन्डिस के। उसका मतलब क्या? जॉन्डिस में क्या हो रहा था आपको पता है? अभी मैंने बताया बिलिरुबिन लेवल क्या था? बढ़ जाए। अगर एक समय ऐसा आता है जो भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ता बढ़ता कहाँ चला जाए? ब्रेन में चला जाए। कहाँ पर चला जाए? बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और कहाँ चला जाए? ब्रेन में चला जाए, और ब्रेन को थोड़ा डैमेज कर दे। क्या कर दे? डैमेज द ब्रेन पार्ट। तो उसे क्या बोलते हैं? कर्निक्टर्स। क्या बोलते हैं? कर्निक्टर्स। तो याद रखना, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस? तो जॉन्डिस की कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी? कर्निक्टर्स। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरापी, तो आपको पता है स्टूडेंट? ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम। कौन सा आएगा? ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सा? व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस? कर्निक्टर्स। व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरापी? ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम। अब चलिए एमसीक्यू के बारे में चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर्स विच में अकर ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन। लिवर की आएगी? नहीं स्टूडेंट। किडनी की आएगी? नहीं स्टूडेंट। ब्रेन की आएगी? यस सर, ब्रेन की आ सकती है। क्यों? मैंने अभी बताया कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉन्डिस, बिलिरुबिन हाई हो गया तो हाई होके कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में, और ब्रेन को डैमेज कर देगा तो उसी को तो हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और हार्ट में तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो पता चला आज के जो एमसीक्यू है आप सबको पता चला होगा। और मैंने भले ही 10 एमसीक्यू चलाए हैं लेकिन उसमें मैंने पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया भी है। तो एक बार जरूर देख लीजिए, अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट है, आपको अभी कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ चाहिए आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अगले एमसीक्यू सीरीज में जहां मैं और एमसीक्यू लेके आऊंगा। तब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।